प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दीक्षा एजुकेशन में। हम लोग साइंस की सीरीज में, क्लास 10 साइंस की सीरीज में हम लोगों ने प्रॉपर्ली बात किया था संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में मैंने आपको समझाया था अपने पिछले लेक्चर में कि संयोजन अभिक्रिया में केवल अभिकारक और उत्पाद में अभिकारक एक से अधिक हो सकते हैं, लेकिन उत्पाद में एकल उत्पाद जब प्राप्त हो तो उसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। हम लोगों ने एक एग्जाम्पल्स भी देखा था और कुछ क्रियाकलाप को भी देखा था। उन्हीं क्रियाकलापों में हम लोग क्रियाकलाप 1.4 भी देखा था। प्यारे बच्चों, क्रियाकलाप 1.4 में हमने यह देखा था कि अधिक मात्रा में, यानी हम लोगों ने सीधा सीधा यह देखा था कि जो हम लोग चूना को ले आकर के जब उसमें हम पानी डालते हैं तो हमको क्या महसूस होता है, उसमें ऊर्जा निकलती हुई महसूस होती थी और उसको हम लोग बाहर से टच करके भी देखे थे भीतर को तो हमें गर्म महसूस हुआ था। तो प्यारे बच्चों, जो अधिक मात्रा में उष्मा उत्पन्न हुई थी, इससे अभिक्रिया मिश्रण गर्म हो जाता था। हम लोगों ने इसको भी छू करके देखा था। तो जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उन्हें ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहती हैं। ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। प्यारे बच्चों, यह ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया, फिर से मैं आपको रिपीट कर देना चाहता हूं कि जब भी किसी अभिक्रिया में अभिक्रिया के साथ साथ जब उत्पाद बनते हो और उसमें ऊष्मा भी निकलती हो, अभिक्रिया बनने में ऊष्मा भी यदि निकल रही हो, तो उस प्रकार के अभिक्रिया को हम लोग ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के कुछ उदाहरण भी देख लें। पहला, प्राकृतिक गैस का दहन, यानी प्राकृतिक गैस को जब हम जलाते हैं तो प्राकृतिक गैस यानी कि CH4 गैस को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब जलाया गया तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी प्राप्त हुआ और साथ में ऊर्जा भी मिली। प्लस पॉइंट यहां पे आपको ध्यान देना है, इस अभिक्रिया में हम लोग ऊर्जा को निकलते हुए देख रहे हैं। ठीक है, तो जहां भी जिस किसी भी अभिक्रिया में अभिक्रिया के संपन्न होने के बाद ऊष्मा या ऊर्जा निकलती है, उसे हम क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। तो 1.1 में हमने देखा कि जब प्राकृतिक गैस की ऑक्सीजन से अभिक्रिया हो रही है, चाहे ऑक्सीजन से उसका दहन करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल के अतिरिक्त ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। अतः यह एक ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। पुनः दूसरे में हम लोग देखते हैं, क्या आप जानते हैं कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है? प्यारे बच्चों, श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो श्वसन को हम लोग जानते हैं कि श्वसन में हम लोग क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो यह ऑक्सीजन क्या करता है? हमारे भीतर जो हम लोग भोजन के जरिए कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण किए हुए रहते हैं, हमारे सेल्स के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स होती है, कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में ग्लूकोज, यह ऑक्सीजन जाकर के उससे क्रिया करता है, माने ऑक्सीजन उसको जलाती है हमारे सेल्स के अंदर, हमारी कोशिकाओं के अंदर, और जलने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, जो हम लोग श्वसन क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। तो हमारे भीतर हमारी कोशिकाओं में जो कार्बोहाइड्रेट होता है ग्लूकोज के रूप में, जो हम श्वसन क्रिया करते हैं यानी ब्रीदिंग करते हैं, उसमें ऑक्सीजन लेते हैं, तो यह ऑक्सीजन उस कार्बोहाइड्रेट्स को क्या करती है? जलाती है। फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है और पानी यानी कि
बाहर आता है यानी कि H2O, और साथ ही साथ ऊर्जा भी हमें प्राप्त होती है। प्यारे बच्चों, यह ऊर्जा एक ग्लूकोज यानी कि एक कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज के का जब दहन होता है तो तकरीबन 38 एटीपी ऊर्जा के रूप में बाहर आती है। 38 एटीपी के रूप में। एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, जो हम लोग अगले लेक्चर में आगे आएगा तो हम लोग समझेंगे। इसका पूरा नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। तो 1.18 में हम लोग क्या देख रहे हैं कि श्वसन क्रिया में भी ऊर्जा उत्पन्न होती है। कितना ऊर्जा? 38 एटीपी, यानी कि जब एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का जलता है ऑक्सीजन के साथ तो 38 एटीपी हमें प्राप्त होती है। तो चलिए इसको पढ़ के देख लेते हैं। क्या आप जानते हैं कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है? बिल्कुल जानते हैं, हम लोगों ने देखा भी कि यह एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है क्योंकि यह ऊर्जा को देती है। तो हम सभी जानते हैं कि जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाता है? टूट जाते हैं। जैसे कि चावल है, आलू है तथा ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, इन कार्बोहाइड्रेट्स के टूटने से क्या मिलता है? ग्लूकोज प्राप्त होता है, और यह ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन, वही ऑक्सीजन जो हम लोग श्वसन के समय ऑक्सीजन को अपने शरीर में अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड प्रॉपरली बाहर निकालते हैं, तो वह ऑक्सीजन से मिलकर के हमें क्या करता है? ऊर्जा प्रदान कर देता है। वह ऊर्जा, ध्यान रखिएगा, एक ग्लूकोज के जलने पर कितनी एटीपी आती है? 38 एटीपी। तो वह ऊर्जा हमें प्रदान करता है। इस अभिक्रिया का नाम यानी कि विशेष नाम ही श्वसन है, यानी रेस्पायरेशन। और इस रेस्पायरेशन को, इस श्वसन को हम लोग अगले अध्याय यानी कि जिसमें 6वें अध्याय में हम लोग इसका विधिवत अध्ययन करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, तो 1.18 रिएक्शंस को देख लेते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज बनी रहती है कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में। C6H12O6 जो कि किस रूप में रहती है? एक्वस रूप में, प्लस ऑक्सीजन जो हम लोग श्वसन क्रिया के माध्यम से ले रहते हैं उसके फलस्वरूप क्या बन जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, और साथ में क्या आता है? ऊर्जा। कितनी ऊर्जा? ये मैंने बता दिया। फिर इसके अतिरिक्त हम लोग देखें थर्ड में साग सब्जियां, यानी कि जो सब्जियां हैं, जो प्लांट्स हैं, वनस्पतियां हैं, वनस्पति द्रव्य भी इसे कहती हैं, का विघटन होकर यानी कि डिकम्पोज होकर के क्या बना देती है? कंपोस्ट बनाती है। कंपोस्ट यानी कि खाद के रूप में हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। माने एक ऊर्जा देती है। बनाना भी कौन सी अभिक्रिया हुई? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया हुई, क्योंकि इससे भी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। अब हम लोग क्रियाकलाप 1.1, हम लोगों ने क्रियाकलाप 1.1 को देखा है। क्रियाकलाप 1.1 आप याद करिए, मैग्नीशियम रीजन का था जो हमने अपने पहले लेक्चर में इस पर बात किया था। तो क्रियाकलाप 1.1 में दी गई अभिक्रिया के प्रकार को पहचानिए, जिसमें एकल उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा उत्पन्न होती थी। तो प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिए, वहां कौन सी अभिक्रिया हो रही थी? हम फिर से आपको रिपीट करा देते हैं। Mg+O2, 1.1 अभिक्रिया देख लीजिए। Mg+O2 इज इक्वल टू MgO। ध्यान रखिएगा, इज इक्वल टू MgO, यानी Mg+O2 इज इक्वल टू MgO। ध्यान से बताइए, कह रहा है क्रियाकलाप हम लोग का 1.1 है। जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये दो रिएक्टेंट के रूप में है, और यह दोनों रिएक्टेंट जब आपस में मिल रहे हैं तो एक प्रोडक्ट का निर्माण हो रहा है, माने एक उत्पाद यानी कि एकल उत्पाद का निर्माण हो रहा है प्यारे बच्चों। और साथ ही साथ कुछ ऊर्जा बाहर आ रही है। मतलब साफ है, यह पूछ रहा है कि इसको पहचानिए कि यह कौन सी अभिक्रिया है। तो प्यारे बच्चों, जब एक से अधिक रिएक्टेंट मिलता है और एकल उत्पाद का निर्माण होता है तो इस प्रकार के अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं?
याद करिए प्यारे बच्चों, संयोजन अभिक्रिया यानी कि कंबाइनिंग रिएक्शंस कहते हैं। यानी क्रियाकलाप 1.1 में जो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रहा था और एकल उत्पाद का निर्माण कर रहा था, वहां पे कौन सी अभिक्रिया है? तो वहां पे संयोजन अभिक्रिया हो रही है। प्यारे बच्चों, अब हम लोग आगे वियोजन यानी 1.2.2 यानी वियोजन अपघटन अभिक्रिया की बात करने वाले हैं। क्रियाकलाप 1.5। क्रियाकलाप 1.5 में क्या दे रहा है कि एक शुष्क क्वथन नली में, शुष्क माने सूखी हुई हम लोग कह सकते हैं क्वथन नली, वही परख नली यानी कि टेस्ट ट्यूब की बात कर रहा है, जिसे हमने पहले बताया कि यह टेस्ट ट्यूब की एक खासियत होती है कि इसको कितना भी टेम्परेचर नीचे से दे तो यह अपने शेफ साइज में कोई परिवर्तन नहीं करती, टूटती नहीं है, उसे क्वथन नली भी कहते हैं। तो एक शुष्क क्वथन नली में 2 ग्राम फेरस सल्फेट के क्रिस्टल लीजिए। मतलब एक टेस्ट ट्यूब लेना है, जैसा कि चित्र में हम लोग देख सकते हैं वैसा ही लिया गया होगा, है ना। एक टेस्ट ट्यूब और उसमें 2 ग्राम फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट यानी FeSO4.7H2 इसका सूत्र होता है फेरस सल्फेट का, इसको लेते हैं 2 ग्राम में। पुनः फेरस सल्फेट के क्रिस्टल के रंग पर ध्यान दीजिए, ठीक है। फिर क्या कह रहा है? क्वथन नली को बर्नर या स्प्रिट लैंप की ज्वाला पर गर्म करना है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, और गर्म करने के पश्चात क्रिस्टल के रंग को भी देखने की बात कर रहा है। प्यारे बच्चों, ये क्रियाकलाप 1.5 में पहले तो हम लोग यह जानेंगे कि जो 2 ग्राम फेरस सल्फेट टेस्ट ट्यूब में यानी परख नली में लिया है, वह फेरस सल्फेट जब क्रिस्टल के रूप में होता है तो उसमें क्रिस्टल के रूप में जब भी होगा तो उसमें पानी ही मौजूद होगा। इसलिए फेरस सल्फेट को हम FeSO4.7H2O यानी कि जब वो क्रिस्टल के रूप में है तो कहेंगे। अब ध्यान से, अब इसे कह रहा है कि इसे परख नली में ले करके नीचे से ताप पर गर्म करिए। तो जैसे ही हम इसको गर्म करते हैं, जैसे ही हम इसको टेस्ट ट्यूब में ले करके नीचे से गर्म करते हैं, तो प्यारे बच्चों उसके अंदर उपस्थित जल के मॉलिक्यूल्स क्या होता है? उड़ जाता है। तो यह क्या बचा? तो सिर्फ व सिर्फ FeSO4 यानी कि फेरस सल्फेट सॉलिड रूप में हमें मिल जाता है। अब इसको यदि इसके ऊपर उष्मा हम दें, उष्मा यानी कि टेम्परेचर जब दें, तो यह वियोजित होकर माने टूट करके यह एक रिएक्टेंट टूट करके एक से अधिक उत्पाद को बना देता है। ठीक है प्यारे बच्चों, यानी इज इक्वल टू यह FeSO4 एक रिएक्टेंट टूट करके एक से अधिक उत्पाद दे देता है, जिसमें Fe2O3 और प्लस SO2 प्लस SO3 प्लस SO3। तो ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, यह 1.5 क्रियाकलाप में हम लोग क्या देख रहे हैं? हम लोग यह देख रहे हैं कि एक फेरस सल्फेट का क्रिस्टल है, ठीक है, और यह क्रिस्टल कैसा होता है? तो फेरस सल्फेट का क्रिस्टल को जब हम गर्म करते हैं तो यह फेरस सल्फेट के अंदर उपस्थित पानी के कण क्या होते हैं? उड़ जाते हैं। पुनः इसमें उष्मा देने पर, तीर के ऊपर हम लोग उष्मा देखेंगे, हम लोग उष्मा जब इस पर हम लोग देते हैं या तापन की अभिक्रिया कराते हैं माने टेम्परेचर देते हैं, तो यह एक रिएक्टेंट कई प्रोडक्ट में, कई उत्पाद में टूट जाता है। देखिए देखिए उस क्रियाकलाप के द्वारा जो हम लोगों ने देखा, क्या आपने ध्यान दिया
कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल के हरे रंग में परिवर्तन हुआ? बिल्कुल, जब उसको हम गर्म किए तो गर्म करने पर जब उसके अंदर जल की बूंदें बाहर आ गई तो उसका रंग जो पहले क्या था हरा रंग, वो हरा रंग सफेद रंग में कन्वर्ट हो गया, मतलब उसके रंग में भी क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। तो सल्फर के दहन से उत्पन्न उस विशिष्ट गंध को भी आप सूंघ सकते हैं। समीकरण 1.19 में देखिए फेरस सल्फेट 2FeSO4 जो कि सॉलिड रूप में कब आता है, वो हाइड्रेटेड रूप में होता है जब उसको गर्म करते हैं तो ये क्या जाता है, सॉलिड रूप में आ जाता है, यानी कि 2FeSO4 इज इक्वल टू, देखिए ऊपर तीर के ऊपर उष्मा लगाया गया है, उष्मा देने पर यह फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 में और सल्फर डाइऑक्साइड में और सल्फर ट्राइऑक्साइड में क्या होता है, यह टूट जाता है। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि जब एक रिएक्टेंट को बाहर से उष्मा देने पर, ध्यान दीजिएगा, बाहर से उष्मा देने पर जब वो एक से अधिक उत्पाद में टूटता है तो उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, उसे हम क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया। यानी कि 1.19 जो अभिक्रिया है वो कैसी अभिक्रिया है, तो एक वियोजन अभिक्रिया है। पढ़ के देख लेते हैं। देखिए आप देख सकते हैं इस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान कर रहा है। छोटे छोटे उत्पाद यानी कि Fe2O3, SO2, SO3, ये छोटे छोटे उत्पाद में टूट रहा है। क्या टूट रहा है, फेरिक सल्फेट। ठीक है, अब जब टूट कर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है तो यह एक वियोजन अभिक्रिया है। गर्म करने पर फेरस सल्फेट यानी कि FeSO4.7H2O का क्रिस्टल, देखिए ध्यान से, जल त्याग देता है, ये मैंने आपको बताया। और क्रिस्टल का रंग क्या होता है, बदल जाता है, सफेद रंग का हो जाता है, पहले हरे रंग का होता है। ठीक है, पुनः इसके उपरांत यह फेरिक ऑक्साइड यानी कि Fe2O3, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 तथा सल्फर ट्राइऑक्साइड यानी कि SO3 में वियोजित हो जाता है, माने टूट के अलग अलग उत्पाद में आ जाता है। पुनः फेरिक ऑक्साइड ठोस है, जबकि SO2 और SO3 क्या होती हैं, गैसें होती हैं। यानी उष्मा देने पर, ध्यान दीजिए, उष्मा देने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित होना एक प्रमुख वियोजन अभिक्रिया है, जिसका उपयोग हम विभिन्न उद्योगों में करते हैं, विभिन्न उद्योगों में होता है। कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम लोग पिछले लेक्चर में हमने बात किया था, कैल्शियम ऑक्साइड कोई संगमरमर या मार्बल्स भी कहते हैं। और यह कैसे प्राप्त हो रहा था, इसको मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। कुछ चूना या क्या कहते हैं, बिना बूझा चूना भी कहते हैं। किसको, कैल्शियम ऑक्साइड को। इसके अनेक उपयोगों में से एक उपयोग सीमेंट के निर्माण में होता है। उष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को उसमें वियोजन भी कहते हैं। यानी कि जब भी उष्मा आएगी तो उष्मा के द्वारा जो भी पार्टिकल्स में वियोजन होगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसमें वियोजन कहेंगे। ध्यान रखिए, जब उष्मा होगी तब। पुनः कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि चूना पत्थर सॉलिड स्टेट में हमने उष्मा दिया, उष्मा देने के बाद यह किस में कन्वर्ट हो गया, तो CaO। CaO क्या है, बिना बूझा चूना। ये गलत लिखा है, बूझा हुआ चूना यहाँ पे नहीं, यहाँ पे बिना बूझा चूना ये होना चाहिए। CaO को हम लोग बिना बूझा चूना कहते हैं, बिना बूझा चूना या चूना भी कहेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोगों ने क्या देखा, उष्मीय वियोजन अभिक्रिया का एक अन्य उदाहरण क्रियाकलाप 1.6 में हम लोग देख सकते हैं। तो क्रियाकलाप 1.6 में क्या है, इसके लिए हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।